एक विचार किया कि कॉमन मिनिमम एजेंडा एक तय करना चाहिए और इस सरकार को और सबक सिखाना चाहिए, उन्होंने विचार किया। लेकिन देखिए कांग्रेस ने किस प्रकार का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करी, लोकतंत्र को और कब्जे में ले लिया। यही नहीं, आपको पता होगा कि 6 अगस्त को उन्होंने एक बिल पेश किया, यानी बिल नंबर 38, जिसमें यह था कि कोई भी आपातकाल के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। बिल नंबर 39, जिसमें यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे ही बिल नंबर 39, जिसमें यह था कि जो भी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति सरकार की है, किसी की भी संपत्ति पर कोई अधिग्रहण कर दे, मकान पर अधिग्रहण कर दे, दुकान पर अधिग्रहण कर दे तो कोई अपील नहीं की जा सकती। यही नहीं, इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी ये जो बिल नंबर 41 यानी या आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया। ये प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, समाचार पत्रों में भी वही सब छपता था जो कलेक्टर या पीआरओ उसको स्वीकृति देता था, अनुमति देता था। इस प्रकार के काले कानून, और वो बिल भी पास कैसे किए, यानी मतलब 6 तारीख को तो पेश किया लोकसभा में बिल, 7 तारीख को उस पर डिबेट हो गई, 8 तारीख को राज्यसभा में पास कर दिया। अगस्त की बात बता रहा हूँ, 6 अगस्त को बिल पेश किया, 7 अगस्त को लोकसभा में पारित किया, 8 अगस्त 1975 को राज्यसभा में पारित किया, 9 अगस्त को हिंदुस्तान की आधे से अधिक विधानसभाओं में ये पारित करना पड़ता है, तो 9 अगस्त 1975 को कांग्रेस शासित राज्यों में उस बिल को पास करवा दिया। और 10 अगस्त को रविवार था, लेकिन राष्ट्रपति भवन खुलवा करके उस पर और दस्तखत करवा दिए, और ये सारे के सारे अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, छीन लिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया। अपील नहीं की जा सकती, प्रचार नहीं हो सकता, लोग काली कोठरी में बंद कर दिए गए। कईयों को तो ऐसे बर्तनों में खाना दिया जिसमें जहर बन जाए, स्लो पॉइजन बन जाए, इस प्रकार की यातनाएं इनको दी। लेकिन जब ये तय हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने ये विचार किया, ये निर्णय किया कि एक कॉमन मिनिमम एजेंडा एक तय करो कि पहले इस निरंकुश सरकार को हटाना है, लोकतंत्र की बहाली करनी है। इसके लिए जनता पार्टी का गठन किया। लेकिन आंदोलन करना था, आंदोलन करने के लिए जो लोग हमारे कई कार्यकर्ताओं ने, जब ये सब पहले से पता था कि कब छूटेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, कितने जीवन बर्बाद हो जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन सब ने भी, बाकी बाहर जो लोग थे उन्होंने भी आंदोलन करने का निर्णय किया। और आंदोलन करने के लिए कहीं से भारत माता की जय बोलते थे तो उसी को भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे। इस प्रकार की यातना हुई। बाहर जो लोग रहे, हमारे जैसे लोग जो बाहर थे, जो आंदोलन करवाने में लोगों को प्रेरित करके जेल में भेजते थे, उनको भी, और हमेशा इस प्रकार का पीछे पुलिस लगती थी। कई ऐसे प्रकल्प हैं, कभी मौका आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में इन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। इसलिए इन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा करने का जो काम किया है, ये जानते हुए कि जिंदगियां खप जाएगी। उस समय के कई उदाहरण हैं कि कई वर्षों तक जेल में लोग बंद रहे। कई ऐसे दुनिया के कई अब्राहम लिंकन जैसे लोग वर्षों तक जेलों में सड़ते रहे, बंद रहे। ऐसे समय में इन लोगों ने, जो आज बहादुर नौजवान है, इन्होंने भी ये परवाह नहीं की कि हम भी, मान लो हो सकता है कि जेल में ही पूरी जिंदगी बीत जाए, लेकिन भारत माता की जय करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन्होंने भी आंदोलन किया, स्वयं आगे होकर के जेलें भरने का काम किया और सरकार को मजबूर किया। 1977 में चुनाव हुए और उन चुनाव में आपको पता है कि 350 से अधिक सीटें जनता पार्टी जीत करके आई। इंदिरा जी भी हारी, संजय गांधी जी भी हारे, सारे कांग्रेस के नेता भी हारे। ये सबक सिखाने का काम आप सबने किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम किया है। कभी देखिए, पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, तब इनको सम्मान निधि देने की घोषणा की थी और इनको ताम्रपत्र देने की घोषणा की थी, उन्होंने दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो सब रोक दिया।
उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने फिर से देना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस ने फिर रोक दिया। लेकिन इस बार हमारे भजन लाल जी ने यह तय किया कि पूरा जोड़ करके इन सबको सम्मान निधि दी जाए। आपने कोई सम्मान निधि के लिए आंदोलन नहीं किया था, लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया था, इसलिए आप सबका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आपातकाल के भयावह काल की सच्ची तस्वीर और लोकतंत्र सेनानियों के साहस की कहानी अपने शब्दों के माध्यम से हम तक पहुंचाने के लिए मान्यवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकाल के 21 महीनों का दौर जुल्म सितम का दौर था। उस दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई, नेताओं, पत्रकारों, आम नागरिकों के अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। लेकिन सूखी रोटी, गंदा पानी और अंधेरी कोठरियां भी लोकतंत्र सेनानियों का हौसला नहीं तोड़ पाई। ऐसी ही गाथाएं बयां करती हैं लोकतंत्र रक्षा की कहानी, सेनानियों की जुबानी पुस्तक। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों से करें। इस पुस्तक में मात्र कहानियां नहीं, बल्कि वे अनुभव और संघर्ष शामिल हैं जो रात और दिन आप और आप जैसे सैकड़ों लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा में आहूत किए। जनमानस में उस समय व्याप्त निराशा को अपने हौसलों से जगाया और लोकतंत्र के सुरक्षित भविष्य की सौगात हम सभी तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव और संघर्ष की कहानी समेटे ये पुस्तक, लोकतंत्र रक्षा की कहानी, सेनानियों की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकाल के विरोध में भारत रत्न माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई कविता यहाँ उद्धृत करना चाहूंगी। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगी भारत माँ की जय का नारा। विश्व के सबसे विशाल और मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों सहित लोकतंत्र को स्थगित कर देने वाले आपातकाल में आप सभी लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा को प्राथमिकता दी, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में संघर्ष किया। बारी है ऐसे ही वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसे ही वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानियों का अपने हाथों से सम्मान करें। सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित हैं श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी। आप लोकतंत्र सेनानी संघ जयपुर के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। सम्मान लोकतंत्र सेनानी का केसरिया साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर और पवित्र तुलसी का पौधा बेचकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर अनुरोध। वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी का स्वागत सम्मान करें। साथ ही मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री राजेंद्र प्रसाद राज जी को। आप स्वतंत्र पत्रकार और लोकतंत्र सेनानी हैं। ये केसरिया रंग, ये केसरिया साफा आपकी वीरता, आपकी शौर्य गाथा का प्रतीक। सम्मान, सत्कार, अभिनंदन आपका। सम्मान श्री राजेंद्र प्रसाद जी का। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं और लोकतंत्र सेनानी रहे। श्री राजेंद्र राज जी, सर माथे चढ़ रहा ये केसरिया साफा अभिनंदन कर रहा है, आपके शौर्य की गाथा कह रहा है। अभिनंदन स्वागत श्री कांता प्रसाद जी का। आप एडवोकेट हैं और लोकतंत्र सेनानी भी हैं। आपने उस दौर में, उस आपातकाल के काल में अपने शौर्य से लोकतंत्र की अलख को जगाए रखा। श्री कांता प्रसाद जी। श्री रामचरण छिपा जी।
शौर्य की गाथा, शौर्य की कहानी अपने हृदय में, आंखों में समेटे श्री रामचरण छीपा जी भी मंच पर आमंत्रित हैं। स्वागत, अभिनंदन, सम्मान आपके इस शौर्य का, आपकी इस वीरता का, आपके अदम्य साहस का। आमंत्रित हैं मंच पर श्री सुरेश कुमार शर्मा जी। प्रतीकात्मक रूप से 5 वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान इस मंच से हृदय के भावों से सम्मान आप सभी का किया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, आप सह संयोजक हैं लोकतंत्र सेनानी संघ जयपुर के। अभिनंदन, स्वागत, सम्मान आपकी वीरता का, आपके साहस का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश में आपातकाल लागू होने के 50 बरस पूरे हो गए हैं। आपातकाल के उस दौर को हम आज भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि तब नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करने के साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सबसे ज़्यादा प्रहार हुआ। लोकतंत्र सेनानियों को मात्र बंदी माना गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशीलता के साथ लोकतंत्र सेनानियों को उनका सम्मान पुनः लौटाया गया है। आइए देखते हैं आपातकाल और लोकतंत्र सेनानियों पर आधारित ये वृत्तचित्र। हमारा लोकतंत्र करोड़ों भारतीयों की आवाज की वो पावन लौ, जिसे बुझाने की कोशिश जब जब हुई तब ये और अधिक प्रज्वलित हुई है। 25 जून 1975 इतिहास की वो तारीख जब इमरजेंसी लगाकर इस लौ को बुझाने की कोशिश की गई। आपातकाल 21 महीनों की वो घुटन जब अभिव्यक्ति पर पहरा था, प्रेस पर थी सेंसरशिप, न्याय प्रक्रिया थी ठप, नागरिक स्वतंत्रताएं कर दी गई थी रद्द और सत्ता के विरोध में उठी आवाजें बंद थी सलाखों के पीछे। लेकिन उस अंधेरे दौर में भी राजस्थान की धरती के कई वीर सेनानी उम्मीद के दिए बनकर जगमगाते रहे। उन्होंने जेलें सही, अत्याचार झेले, लेकिन झुके नहीं और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका त्याग, उनका संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है। इन्हीं वीर लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 25 जून को घोषित किया संविधान हत्या दिवस और राजस्थान सरकार ने उन सेनानियों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हुए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को 1 फरवरी 2024 से पुनः लागू कर दिया है। अब राज्य के सभी जीवित लोकतंत्र सेनानियों को मिल रही है 20,000 रुपए मासिक पेंशन, 4,000 रुपए प्रति माह चिकित्सा सहायता और राजस्थान रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा जैसी सुविधाएं। इस योजना का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लेकर आई राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान अधिनियम 2024। लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, साहस और समर्पण को हमारा आदर पूर्वक नमन। हर सेनानी का सम्मान। जय लोकतंत्र, जय राजस्थान। आपने देखा कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह मासिक पेंशन के साथ ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही आपकी संघर्ष गाथा और आपका साहस का सम्मान राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2024 सुनिश्चित करेगा। भारत माँ का बेटा हूँ मैं, खुद से अपनी पहचान करूँ, अनंत देशभक्ति की भावना बिना स्वार्थ जीवन न्यौछावर करूं। इन्हीं भावों के साथ मंच पर आप सभी की तालियों की अनुगूंज के बीच आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी को कि पधारें और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें।
भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकतंत्र के सेनानियों की, हमारे लोकतंत्र के सेनानियों की। आज के इस लोकतंत्र सेनानी सम्मान दिवस एवं संविधान हत्या दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री और इस जयपुर जिले के प्रभारी भाई जोगाराम पटेल साहब, हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकतंत्र सेनानी सम्मानीय घनश्याम जी तिवारी साहब, हमारे सिविल लाइन के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, मेरे सामने बैठे सभी लोकतंत्र सेनानी और सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यह आज का दिन आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज उस दिन को 50 साल पूरे हुए हैं। आपातकाल जब लगाया था, आज ही के दिन 25 जून 1975 को आपने देखा कि लोकतंत्र के इतिहास में उस काले अध्याय को संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। यही नहीं, आप सभी ने भली बात देखा है कि इस देश में आजादी से पहले किस तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन आजादी की लड़ाई में, क्योंकि आपने देखा इस देश को हजारों सालों की गुलामी का दंश झेलना पड़ा था। कभी इस देश में हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए, तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के नागरिकों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हर संघर्ष का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहे और देश को आजादी दिलाने का काम भी किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसमें सभी लोग थे, पूरा जन था, उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और उनके आजादी की लड़ाई से पहले कुछ आधारित मूल्य थे जिसके लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो चाहते थे हमारे संविधान हो, हमारे संविधान के हिसाब से हम काम करें, हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी से रहें, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने यातनाएं झेली थी, उन यातना इस तरह की थी, और देश की आज़ादी में भी उनका जितना बड़ा योगदान था। मित्रों, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आगे आने वाली पीढ़ी को भी कहना चाहता हूं कि उनके जो सपने थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने अपने जीवन में पूरे नहीं हुए। वो अगर लड़ाई लड़े तो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिससे आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से संदेश दे सके, आने वाली पीढ़ी को वो बता सके। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। आजादी के वो दीवाने जिन्होंने कुछ नहीं सोचा। कभी कभी मैं कहता हूं कि किसी माँ से पूछा था, आपके 4 बेटे हैं, चारों के चारों बेटे आपके शहीद हो गए, आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने कहा अगर 5वां बेटा भी होता तो उसको भी अगर माँ भारती के लिए शहीद हो जाता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। इस तरह की आज़ादी के लिए जो हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग जो प्रेरित करते थे, आज़ादी मिली। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी मिल गई,
इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हर देश का हर नागरिक ने कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो भी नहीं मानी। उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाना चाहा, जो देश जिस राष्ट्रवाद की धारा से चलना चाहिए था वो नहीं चला, तो देश के हमारे उस समय के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया। और विरोध किया था, कोई वो अपने काम के लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वो तो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने विरोध दर्ज कराया कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये लंबी फेहरिस्त है जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और जब देखा कि ये स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने एक राष्ट्रवादी दल का भी गठन किया, और उस दल का गठन करके उन्होंने कहा कि देश जो चलेगा वो हमारी खुद की नीतियों से चलेगा, राष्ट्र की नीतियों से चलेगा और राष्ट्रवाद को लेकर के चलेगा। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा इस कांग्रेस ने इसी तरह का काम किया है। और आपने देखा 25 जून 1975 को उन्होंने आधी रात को आपातकाल लगाकर हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। लोग कहते हैं, आज मैं देख रहा था कपूर चंद कुलिस जी का लेख था, उसमें था कि मैं उस दिन लाडनू में था, मुश्किल से आकर के मैंने घर पहुंचा, जयपुर में पहुंचा, और पता लगा कि उससे पहले तो कई जो विरोध के नेता थे, अखबारों के मालिक थे, पत्रकार थे, संपादक थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, आपने देखा जिस तरह से उनके खिलाफ जो उन्होंने जिस तरह की घटना हुई, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों ने उस समय जिस तरह का काम किया और उस लोकतंत्र में जो घटना घटी उसका विरोध किया। इन्होंने 18 महीने, 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने तक उन्होंने जेल की यातनाएं सही। उनको किस तरह से परेशान किया गया। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत नाजुक मोड़ में इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि आपकी वो मजबूती करने और एक नई दिशा देने का काम जो आपने किया था, आज हमारा लोकतंत्र उसी स्तंभ पर खड़ा है। आपके द्वारा जो नींव एक बनाई गई थी, उस नींव के ऊपर हमारा लोकतंत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। आपातकाल हमारे लोकतंत्र के इतिहास पर काला धब्बा है। तभी कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाकर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। प्रमुख नेता जहां थे वहीं जेल में डाल दिया गया, उन्हीं जेल में बंद कर दिया गया। और अडवाणी जी, अटल जी बेंगलुरु में थे, उन्हें वहीं जेल में बंद कर दिया गया था। मीसा, DIR जैसे कानूनों को दमनकारी बनाया गया। न्यायपालिका को मजबूर किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, मौलिक अधिकारों का दमन किया गया। इस तरह से देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। किसी की सुनवाई नहीं हो सकती थी, कोई बाहर नहीं आ सकता था। ऐसे में हजारों लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। ये सेनानी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं कहना चाहता हूं आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे लोकतंत्र सेनानियों के पास बैठना चाहिए, उनके संस्मरण सुनने चाहिए। एक दिन मैं घनश्याम जी भाई साहब के पास बैठा, इन्होंने कई बात इस तरह की सुनाई। हमको उनके संस्मरण सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में ये बातें आ गई कि हमारे देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत करने वाले लोगों ने किस तरह से मजबूती प्रदान की। देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ पंगु हो जाएं। न्यायपालिका को मजबूर बना दिया गया। कार्यपालिका की ओर से कोई विरोध किए जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। देश की संसद में 1-2 स्वतंत्र सांसदों को छोड़कर अन्य कोई बोलने वाला नहीं था। जिन जनप्रतिनिधि आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की,
उन्हें जेलों में ठूस दिया गया था। 1,40,000 लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से जेल में 19 महीने तक कैद रखा और अनेक लोकतंत्र सेनानियों को अमानवीय यातनाएं भी सही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, हमको घर की कितनी चिंता होती है। हम कहीं 1 महीने 2 महीने के लिए यात्रा करने भी जाते हैं, फिर भी घर की कितनी चिंता रहती है। मैं नतमस्तक हूं हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जिस तरह का 19 महीने 20 महीने और 21 महीने तक परिवार छोड़ा। कईयों के तो परिवार बिखर गए, परिवार टूट गए। जो पढ़ने वाले थे उनको शिक्षा नहीं मिली, जो लोग रोजगार को पाने वाले थे उनको रोजगार नहीं मिला, जो परिवार में ठीक तरह से काम करते थे उनको भी देख देख करके, उनको 1 भाई हैं 2 भाई हैं 3 भाई, उनको भी जेल में ठूस दिया गया। अगर 3 भाई हैं और तीनों अगर जेल में चले जाएंगे, परिवार की परवरिश कौन करेगा। लेकिन मैं धन्य देना चाहता हूं आप सभी लोकतंत्र सेनानियों को कि आपने वो परवाह भी नहीं की और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनसंघ जैसे संगठनों के सदस्यों को परिवार सहित जेल में डाला गया। ऐसा डर का माहौल पैदा करने इतने लोगों को जेल में बंद करके पीड़ाएं यातनाएं के बावजूद भी कोई झुका नहीं। और हम देखते रहे कि जब, क्योंकि 25 जून 1975 और 26 जून से लेकर के लगातार आप सभी को जेलों में डाला गया और छोड़ा कब था? मार्च 1977 मार्च 1977 में आप सबको छोड़ा गया था। इतना बड़ा समय जेल की यातनाएं सहना, परिवार से बिछड़ना, परिवार से अलग होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कह सकता हूं कि ऐसे भी परिवार होंगे जो आज तक नहीं संभल पाए होंगे, क्योंकि परिवार में जिस तरह की भाव और भावना होती है, परिवार के अंदर जो स्थितियां होती हैं, जब अगर एक बार बिगड़ती हैं तो उनको सुधरने में समय लगता है। क्योंकि जो 10 साल का है, जो पढ़ना चाहता है, 20 महीने बाद 21 महीने बाद उनकी कौन सी क्लास हुई होगी। जो व्यापार करते थे उनका क्या हुआ। कई कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे आपने क्या किया, आप बताइए। आपने हमेशा लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कितनी बार इन्होंने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, हमेशा ये लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं और आज नाटक कर रहे हैं। संविधान बचाओ दिवस मना रहे, संविधान बचाओ का काम कर रहे हैं। अरे आपने तो संविधान बचाने की बात करने वाले, आपने तो वो संविधान जिन्होंने बनाया था, उस संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी चिंता नहीं की। उनको भी चुनाव नहीं लड़ाया और उनको भी ना चुनाव जीतने दिया और उनको कोई मौका नहीं दिया। और आपने तो किसी तरह का उनको सम्मान भी नहीं दिया, भारत रत्न भी नहीं दिया। और भारत रत्न बाबा साहब को देने का काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पंच तीर्थों को भी विकसित करने का काम किया। यही नहीं, बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का काम किया, जिससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ा और बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस जिस तरह के बातें करती है, आप सब देखते हैं। इन्होंने हर समय तुष्टीकरण के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र मजबूत है और उस मजबूती के नींव की ईंट आप हो और आपके द्वारा ये हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जब आने वाली पीढ़ियां आपातकाल के इस काले अध्याय के बारे में जानेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि अभिव्यक्ति समेत जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उनका श्रेय आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले आप जैसे लोकतंत्र सेनानियों को जाता है। आपने देश में लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने का जो संघर्ष किया, उसकी मूल भावना के अनुरूप ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लोकतंत्र एवं संविधान मजबूत बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। ये माननीय मोदी जी
ही हैं जिन्होंने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, संविधान का सम्मान किया। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ बनाकर हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हमने तत्काल राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को फिर से बहाल किया। हम अब प्रदेश के सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन, 4,000 रुपये का मासिक भत्ता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। राजस्थान में पिछली सरकार ने लोकतंत्र सम्मान निधि को बंद कर दिया था, लेकिन हमने इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम बनाकर ऐसी व्यवस्था की है कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आपको मिलती रहेगी और अब आपकी पेंशन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। आपको इलाज भी फ्री मिलेगा और आना जाना भी फ्री होगा। आपातकाल की इस 50वीं बरसी पर हमने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के संस्मरण को संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। आज विमोचन किया गया है। संघर्ष का ये दस्तावेज हमारे लोकतंत्र सेनानियों की कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगा। इस पुस्तक के माध्यम से हमारे युवाओं को पता चलेगा कि आज वे जिन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग कर रहे हैं उसके लिए हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। साथ ही उन्हें हर कीमत पर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। आज के इस अवसर पर इस बात को मैं पुनः दोहराता हूं कि आपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया है उसके प्रति हमारे दिलों में गहरी श्रद्धा और सम्मान है। लोकतंत्र के लिए आपने अनेक पीड़ाएं एवं कष्ट सहे हैं। उन्हें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम के इस अवसर पर हम सब मिलकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लें। हम सभी ये प्रण करें कि लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। अंत में मैं आपसे इतना कहूँगा कि हमारी सरकार ने पिछली बार आप सभी को मैंने मेरे CMR में बुला करके राजस्थान के सभी हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया था। अभी ये कार्यक्रम हमने हर जिले और हमारे संभागों में कुछ रखा है। संभागों के माध्यम से जिलों में भी हमारा कार्यक्रम रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वो लोग हैं जो इस देश को दिशा देने वाले हैं। आप वो लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी को दिशा देने वाले हैं। आप वो लोग हैं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं। आगे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से आपके विचारों से, आपके उस संघर्ष से इस राजस्थानी पूरे देश के सभी हमारे लोकतंत्र सेनानी को निश्चित रूप से हमारे इस संविधान को मजबूत करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने एक राष्ट्र के प्रहरी के रूप में काम किया और इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इस दिन को, संविधान हत्या दिवस को पूरी तरह से याद रखेंगे और आपसे प्रेरणा लेते हुए वो आगे इस संविधान को मजबूती के लिए काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।